गुड इवनिंग बच्चों एक बार फिर मैं बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज़ जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूँ आपके लिए लेके आया हूँ। बच्चों आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के होते हैं। सेक्शन बी आपके क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी में आएंगे और 3-4 क्वेश्चन मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट लगे तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किया जाए। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बच्चों, पर कैपिटा इनकम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ये इकोनॉमिक्स के पार्ट का है आपका। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री, हाउ कैन इट बी यूज टू कंपेयर टू कंट्रीज़, है ना। क्वेश्चन का मतलब ये है कि पर कैपिटा इनकम, किसी भी देश का जो पर कैपिटा इनकम है उसका क्या मतलब होता है, और जब किसी दो देश की तुलना की जाए, उनके इकोनॉमिक ग्रोथ की तुलना की जाए तो इसको कैसे यूज़ किया जाता है। आंसर देखते हैं बच्चों, देर नहीं करते। द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, है ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक देश की साल भर में कितनी आमदनी हुई, पूरे देश की कितनी इनकम हुई, और उस इनकम को हम डिवाइड कर देंगे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन से, तो वो पर कैपिटा इनकम आपका आ जाएगा, ठीक है। और इट इज़ यूज टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज बाय द वर्ल्ड बैंक। और इस पर कैपिटा इनकम को यूज़ किया जाता है देशों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है ना, कितना वो इकोनॉमिकली पॉजिटिवली चेंज आ रहे हैं, लोगों का विकास हो रहा है। तो ये वर्ल्ड बैंक जो है वो इस डाटा को यूज़ करता है और देखता है कि कौन सा देश कितना विकास कर रहा है। द कंट्री विद अ हायर पर कैपिटा इनकम implies that its people are earning more on an average, and this is considered the indicator of higher development. अगर किसी देश में पर कैपिटा इनकम हाई है, यानी अच्छी खासी है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ के लोग अच्छी आमदनी कर रहे हैं, उन लोगों की आमदनी अच्छी हो रही है, और इसे एक सूचक के तौर पे देखा जाता है कि जो विकास है वो कितना हुआ है और अच्छा विकास हुआ है ना। अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ी हुई है, अच्छी है, तो इसका मतलब उस देश का भी विकास बहुत अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पॉलिटिकल साइंस का लग रहा है। यहाँ लोकल गवर्नमेंट का हमें डायग्राम जैसा दिखाई दे रहा है, एक चार्ट जैसा बना हुआ है। चलो, लग तो रहा है, हाँ, ये क्वेश्चन भी हमारे सामने आ गया। और क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज, है ना, एक्सप्लेन इट्स कंपोजिशन। यानी पंचायती राज सिस्टम का जो सबसे ऊंचा पावदान है ना, सबसे ऊंचा, वो क्या है, कौन सा है, और उसका कंपोजिशन क्या है, यानी वो बना कैसे है। तो आंसर देखते हैं बच्चों, द हाईएस्ट टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज इज़ द जिला परिषद। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों जो सबसे एपेक्स बॉडी जो होती है पंचायती राज की, सबसे ऊंची जो संस्था होती है वो होती है जिला परिषद। और द जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ ऑल द ब्लॉक समितीज इन द होल डिस्ट्रिक्ट। और जिला परिषद का जो सबसे मेन मुख्य काम होता है कि पूरे ज़िले में जितनी भी ब्लॉक समिति होती है, ब्लॉक समिति किसी राज्य में उसको ब्लॉक समिति कहा जाता है, कहीं पे क्षेत्र पंचायत कहा जाता है, ठीक है। कहीं उसको विकास समिति भी, विकास खंड भी कहा जाता है ना। मेनली जनरली हम इसको ब्लॉक बोलते हैं। तो एक ज़िले में जितने भी, एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स होते हैं, उन सारे ब्लॉक्स में का जो फंक्शन होता है उसको कोऑर्डिनेट करने का काम जिला परिषद का होता है, सुपरवाइज करने का काम भी जिला परिषद का होता है।
और ये जिला परिषद, द कंपोजिशन ऑफ जिला परिषद, ये जिला परिषद बना कैसे होता है इसको देखते हैं। इसका ए पॉइंट, ऑल द पंचायत समितिज इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला परिषद। जितनी भी पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति मतलब वही ब्लॉक समिति, ब्लॉक समिति को पंचायत समिति भी बोलते हैं, क्षेत्र पंचायत भी बोलते हैं और विकास खंड भी बोलते हैं। तो जितने भी पंचायत, एक जिले में पंचायत समिति होती है, यानी उसमें जितने भी सब सदस्य होते हैं वो एक तरह से जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं। ठीक है। दूसरा बी पॉइंट, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। लोकसभा, उस जिले में जो लोकसभा सीट है, यानी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वो दूसरा उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, यानी विधायक जो होते हैं, है ना, सांसद, और जितने भी विधायक हैं उस जिले के वो उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जिले में जितने भी और अन्य अधिकारी होते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी तो नहीं, जितने भी और कुछ सरकारी अधिकारी होते हैं वो भी उसके सदस्य होते हैं जिला परिषद के। एंड सी, जिला परिषद चेयर पर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, और जिला परिषद का जो चेयर पर्सन होता है वो उसका पॉलिटिकल हेड होता है, जो पंचायत चुनावों के थ्रू जो कॉमन इलेक्शन होता है उसके लिए, उसके तहत वो चुना जाता है। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं ये कैसी फ़ोटो है और उसके नीचे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब, थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ वर्कर्स इन यूरोप आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये क्वेश्चन बोलता है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मुझे लगता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाले चैप्टर का है। ये कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद यूरोप के जो मजदूर थे फैक्ट्रियों में काम करने वाले, है ना, उनकी स्थिति का वर्णन करिए। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद, है ना, वर्कर्स की जो स्थिति है, मजदूरों की स्थिति, वो क्या थी, कैसी थी। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं बच्चों। फर्स्ट है ए पॉइंट, इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वॉज सीजनल। अधिकतर जो उद्योग थे वहाँ पर लेबरर्स की, यानी मजदूरों की जो डिमांड थी वो मौसमी थी, सीजनल, यानी अगर वो फैक्ट्री 6 महीना चल रही है तो 6 महीना साल में बंद है, मतलब सीजनल टाइप की इंडस्ट्री। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे वाइन वगैरह बनाने की जो इंडस्ट्री थी वहाँ यूरोप में, जैसे क्रिसमस के टाइम बेकरी का काम वहाँ पर चूँकि यूरोप में अधिकतर जो है क्रिश्चियंस लोग रहते हैं, और दिसंबर के महीने में और जनवरी के स्टार्ट में, जनवरी में और दिसंबर में वो लोग जो है न्यू ईयर वगैरह सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे त्यौहार। तो उसमें वो बिस्किट और पेस्ट्री और केक वगैरह बहुत यूज़ करते हैं। तो उस समय जो बेकरी इंडस्ट्री है वो काफ़ी मतलब उसमें प्रोडक्शन करना होता है, तो लेबरर की डिमांड बढ़ जाती थी। और वाइन वगैरह, शराब वगैरह जो जिसको बोलते हैं, तुम्हारा ब्रेवरीज इंडस्ट्री है, ठीक है, वो भी सीजनल होती थी। शुगर इंडस्ट्री, चीनी बनाने की जो इंडस्ट्री, वो भी सीजनल है, यानी एक पर्टिकुलर मौसम में तो फैक्ट्री चलेगी नहीं तो फिर बंद। तो इस तरह से अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी वो सीजनल नेचर की थी। द एक्चुअल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब डिपेंडेंट ऑन एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिलेशन। और मजदूरों को जो नौकरी मिलने की या काम मिलने की जो संभावना होती थी, वास्तविक संभावना जो होती थी, वो इस बात पर निर्भर करती थी कि उनकी मित्रता का सर्किल या उनके रिश्तेदारों का जो क्षेत्र है वो कितना मजबूत है, यानी दोस्तों में, रिश्तेदारों में उनकी पकड़ कैसी है, और उनके दोस्त या रिश्तेदार कहीं किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हों तो उन रिश्तेदारों या मित्रों के रेफरेंस पर उनको नौकरी या काम मिल सकता था। कहने का मतलब कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें कि नौकरी
उन्हीं मज़दूरों को मिल पाती थी जिनके कोई मित्र या रिश्तेदार पहले से ही उस फैक्ट्री में काम कर रहे हों और वो रेफरेंस दें मालिक को, तो फिर उनको मिले, नए मज़दूरों को काम मिले। नेक्स्ट है बी, द वर्कर्स वर गेटिंग वेरी लो वेजेस। और ये जो मज़दूर होते थे बच्चों, इनको बहुत ही कम मजदूरी मिलती थी। सी, फैक्ट्रीज एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वीमेन। विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वीमेन ग्रेजुअली लॉस देयर इंडस्ट्रियल जॉब्स। बच्चों, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद भी महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या थी फैक्ट्रियों में काम करने वालों में। महिला मजदूर भी काफ़ी काम करती थीं, लेकिन जैसे जैसे नई तकनीक का विकास होता गया, न्यू टेक्नोलॉजी आती गई, महिलाएं जो हैं धीरे धीरे उनकी नौकरियां जाती रही, उनका मतलब वो फैक्ट्रियों से उनका जो है रिश्ता दूर का होने लगा। कहने का मतलब कि महिलाओं को काम मिलना बंद हो गया। तो ये 3 पॉइंट है बच्चों, वर्कर्स इन यूरोप आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। मैप में कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है। लग रहा है कि क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। बिल्कुल क्वेश्चन 4 नंबर है ये, अपना है ना, ये ज्योग्राफी का लग रहा है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब क्या होता है। स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ देम, और उनकी 2 अच्छी बातें उनके बारे में आप बताइए। तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का आंसर देखते हैं क्या होता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स आर क्लस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर export units in which software technology companies develop and export computer software and other professional services। बच्चों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो होता है जहां पर बहुत सारी सॉफ्टवेयर बनाने की यूनिट्स होती हैं, कंपनियां होती हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं, है ना, और डेवलप करती हैं और उनको निर्यात करती हैं, उनको एक्सपोर्ट करती हैं और अपनी जो भी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, अपनी जो सेवाएं हैं, वो अलग अलग तरह के कस्टमर्स को देती हैं। ऐसी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप लोग तो समझते ही होंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करती हैं और ये मतलब एक ही जगह, एक खास इलाके में या किसी खास शहर में जहां बहुत सारी कंपनी हो, है ना, क्लस्टर हो यानी ग्रुप हो, बहुत सारी कंपनीज हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली, ठीक है। तो उनको हम फिर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ अच्छी बातें क्या होती हैं। 2 मेरिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी क्या। फर्स्ट है ए क्रिएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स विथ मोर देन 30% वीमेन एम्प्लॉयमेंट। बच्चों, ये कंपनियां जो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में जो कंपनियां होती हैं, है ना, उनकी वजह से बहुत लोगों को जॉब मिलता है, रोजगार मिलता है। और सबसे अच्छी बात है कि इन रोजगारों में लगभग 30% या 30% से भी ज़्यादा महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है। बी, लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ इंडिया ब्रिंगिंग इन वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज। और बच्चों, भारत में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है और मुझे जहाँ तक मालूम है भारत एक समय था पहले नंबर पर था, शायद अभी दूसरे नंबर, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है सॉफ्टवेयर डेवलप करने में। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने से क्या होता है बच्चों, जो एक्सपोर्ट होता है, इसके कारण जो विदेशी मुद्रा जो है वो हमारे देश में आती है, ठीक है। ये एक और अच्छी बात हुई। ये क्रेडिट, गुड क्रेडिट का फोटो लगा हुआ है, इसका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स वाला लग रहा है। जी बिल्कुल, ये इकोनॉमिक्स का ही क्वेश्चन है। क्रेडिट हैज़ इट्स ओन यूनिक रोल फॉर डेवलपमेंट। ये कहता है कि क्रेडिट्स का विकास में क्रेडिट का एक अपना अनोखा या एक अपनी अनोखी भूमिका होती है। क्रेडिट, है ना, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद आर्ग्यूमेंट, है ना, और इस कथन को आप जो है सही साबित करिए, ठीक है।
तो क्रेडिट बच्चों आप लोग समझते ही हो, इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। क्रेडिट एक तरह से आ, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई इंडस्ट्री है और आप अपने इंडस्ट्री को, अपने बिजनेस को और बढ़ाना चाहते हो, तो बढ़ाना चाहेंगे तो उसके लिए कैपिटल यानी पूंजी, पैसे की ज़रूरत पड़ती है। और मान लो हमारे पास पैसे नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं, हम लोग फिर पैसे लोन लेते हैं, है ना। कभी किसी पर्सन्स इंडिविजुअल से लेते हैं या बैंक से लेते हैं, या फिर हम शेयर मार्केट के थ्रू भी पैसा लेते हैं मार्केट से, ठीक है। तो ये इस सब को हम लोग क्रेडिट बोलते हैं। तो क्रेडिट से विकास का क्या लेना देना है, हमको ये समझना है, ठीक है। फर्स्ट है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट कैन बी यूज टू सेटअप स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्री। अगर हमें सस्ता लोन या सस्ता क्रेडिट मिलता है, यानी लोन मिलता है जो कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, है ना, तो उससे छोटी लेवल की स्मॉल स्केल या कॉटेज घरेलू जो उद्योग होता है वो हम स्थापित कर सकते हैं, है ना। मतलब अगर हमें कहीं से पूंजी मिल जाए, पैसा मिल जाए सस्ते रेट, सस्ता पूंजी मतलब हम कोई भी बच्चों लोन अगर देता है तो बदले में वो इंटरेस्ट भी लेता है, ठीक है, ब्याज भी लेता है। तो अगर जो इंटरेस्ट की रेट है अगर वो लो है, ठीक है, और जिसको ऐसा पैसा हम लोग लें जो हम चुका भी सकें और उससे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। बी है, फार्मर्स कैन बाय एग्रीकल्चरल इनपुट्स विद क्रेडिट एंड देयर बाय इंक्रीज देयर क्रॉप प्रोडक्शन। किसानों के लिए क्रेडिट क्या फ़ायदा करेगा कि किसान जो है वो अपने कृषि क्षेत्र में, है ना, फार्मिंग में क्रेडिट का यूज़ करके अपने क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी वो लोन लेकर के जितने भी एग्रीकल्चरल इनपुट्स होते हैं, जैसे गुड क्वालिटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इसके अलावा जो मशीनरी के जो आइटम होते हैं, ट्रैक्टर हो गया, प्लॉ हो गया, जो अच्छे जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले जो बढ़िया मशीनें होती हैं उनको वो खरीद सकते हैं और उनका यूज़ करके अपनी क्रॉप फील्ड में उनका यूज़ करके वो अपने क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे होगा, क्रेडिट से हो सकता है, ठीक है। सी है, क्रेडिट इज ऑल्सो नीडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू बाय रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, पे वेजेस टू लेबरर्स एटसेट्रा। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहाँ निर्माण उद्योग है ना, वहाँ के लोगों यानी इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं जिनकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ वस्तुएं बनती हैं, उनको भी क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है भैया, कच्चा माल खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए, मज़दूरों को उनकी सैलरी पेमेंट वेतन देने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्रेडिट जो है, क्रेडिट पर ही दुनिया टिकी है ना। जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस, हम लोग तो जैसे बोलते हैं ना, जैसे हमारे हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हम लोगों को सिखा के गए हैं कि भैया आधा पेट खाओ लेकिन उधार मत लो, वगैरह वगैरह, है ना, उधार नहीं लेना चाहिए, ऐसे वैसे। लेकिन बच्चों आपको जान के आश्चर्य होगा कि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, है ना, वो सब जो इतना बड़ा बड़ा एम्पायर है वो सब उधार पे ही तो है ना। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लोग उधार में पैसे लेते हैं, बिजनेस करते हैं, फ़ायदा कमाते हैं, फिर उस उधार को चुका देते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ रहेंगी, है ना, कोई पैसा लगा रहा है मार्केट से, पैसा उधार लेकर के फैक्ट्री लगा रहा है और लोगों को रोज़गार दे रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो उससे क्या होता है बच्चों, नेशनल इनकम बढ़ती है, देश की, है ना, आमदनी बढ़ती है। तो इस तरह से क्रेडिट जो है वो डेवलपमेंट में उसका एक बहुत मेन रोल है, ठीक है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि ये हमारा ये थैंक यू आ गया, इसका मतलब कि ये हमने 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आपकी और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे बच्चों को इनका लाभ मिले, ठीक है। ओके, ठीक है, गुड बाय।